अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स विद योर होस्ट अरूज बेग। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हेल्थ अफेयर्स के हर एपिसोड में आपके लिए वो जानकारी, वो मेडिकल नॉलेज, वो अवेयरनेस लेके आते हैं जो कि आपको एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। हम यहाँ पे हर तरह की डिजीज़, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, मेटाबॉलिक डिजीज़ को डिस्कस करते हैं और उसकी प्रिवेंशन के बारे में भी आपको बताते हैं। तो हमने सोचा ये है कि ये बीमारियां तो जनरली डिस्कस होती हैं, लेकिन वो बीमारियां जिनको साइकोलॉजी, नफ्सियात डील करती है या जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उनको बहुत कम एड्रेस किया जाता है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमने आज सोचा है कि हम बच्चों में आर्टिज़म की जो बीमारी है उसको डिस्कस करें कि इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे किया जाता है, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। इस पे बात करने के लिए आज हमने डॉक्टर एहसानुल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर हैं, डेवलपमेंट पेडियाट्रिक्स हैं। सर, आर्टिज़म बेसिकली होती क्या है? ये एक बीमारी है या जस्ट एक हेल्थ कंडीशन है? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं जब देखता हूँ आज 10 साल पहले हमें लोगों को बुला के बिठा के उन्हें सुनाना पड़ता था कि ये प्रॉब्लम क्या होती है जी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस है और सेंसिटाइज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी कंसर्न है कि आप पेरेंट सुनते हैं हमारी बात और जो सुनना पसंद करते हैं। और आपने इस मौजू को इंतखाब किया इसके लिए, ये क्योंकि बड़ा बरवक़्त आपने इस पे बात होनी चाहिए। इस पे हमें मज़ीद कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए जितने भी हम प्रोग्राम कर सकें उतने ही काम है। ऑटिज़म बेसिकली एक डिसऑर्डर है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर का ओरिजिन चाइल्डहुड में है। ये बच्चों में शुरू होता है। मे बी आप एडोलेसेंट लाइफ में भी कोई बच्चे ऑटिज़म या एडल्ट लाइफ में भी कुछ साइन सिम्टम आपको मे भी नज़र आए कि ये है, लेकिन इसका रूट ओरिजिन इसका चाइल्डहुड से, डेवलपमेंटल पीरियड से होता है। बेसिकली जी ये इसमें जो है सोशलाइजेशन के इश्यूज होते हैं, इम्पेयर्ड सोशलाइजेशन और इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। उसको मैं ऐसे कहें कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है जी। ये इन बच्चों में ये जो कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन में इशू के जैसे मैं इस वक्त जो आपके साथ बात भी कर रहा हूँ और साथ इसके साथ ऐसे जेस्चर्स भी ऐसे हैं कि बॉडी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंगली मेरी भी चेंज होती है और आपकी भी चेंज होती है। इस तरह माशरे में जब हम जाते हैं तो उसमें भी हमें अगर किसी जगह पे खुशी का मौका है तो वो कम्युनिकेशन करते हैं, किसी जगह पे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और लैंग्वेज भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती है। तो इन बच्चों में ये बेसिकली इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन होती है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, और साथ सोशलाइजेशन होती है, इम्पेयर्ड सोशलाइजेशन और ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। अगर किसी बच्चे में कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड है तो सोशलाइजेशन भी इम्पेयर्ड होगी, ऑब्वियसली उसके इफेक्ट आते हैं, और सोशलाइजेशन अगर इम्पेयर्ड है तो उसकी कम्युनिकेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे देखिए ना, कोई बच्चा किसी जगह पे या कोई एडल्ट किसी जगह पे किसी मजमे में बात करना पड़े तो उसकी कम्युनिकेशन और होती है, और वो घर में बात कर रहा हो तो उसकी कम्युनिकेशन और इंटायरली डिफरेंट हो जाती है, स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है। तो ये दोनों साथ चलते हैं। प्लस इनमें और सेंसरी सिम्टम भी होते हैं, कोई जिसमें डिफरेंट सेंसरी स्पेशल सेंसेस के इश्यूज होते हैं। प्लस इन बच्चों में ये जो है इसमें अब नॉर्मल किस्म की ना बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जो बड़ी एक्साइटमेंट में या रूटीन में या एंगर में, जब वो किसी अटेंशन सीकिंग हो तो जैसे हैंड को ऐसे फ्लैप करेंगे, पंजों के बल चलना शुरू कर देते हैं, वोकल टिक्स निकालना शुरू कर देते हैं, या सेंस कुछ चेहरे का जेस्चर सब बना देंगे, इस तरह करना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ऑटिज़म जो है ये आज से अगर हम 10-15 साल पहले हमारे माशरे में कोई इस पर बहुत कम लोगों को अवेयरनेस थी, और इवन इन वेस्टर्न कंट्री में अगर हम देखें, इवन इन अमेरिका में देखें तो ऑटिज़म का जो प्रेवलेंस था एज़ पर CDC, जो उनका सेंटर फॉर CDC है, उसके अदाद शुमार के मुताबिक 2022 में प्रेवलेंस और था, 2023 में प्रेवलेंस और था, 2022 में हर इसका प्रेवलेंस थी 164
हर 64 बच्चे में एक बच्चा ऑटिस्टिक है, जो कि अगर हम 2023 में देखें तो ये 1 in 54 पे आ गया, और अब 2024 के प्रेवलेंस में देखें तो 1 in 34 है। हर 34 बच्चों में से एक बच्चे में इसके साइन सिम्टम पाए जाते हैं। इसके इतनी तेज़ी से स्प्रेड करने के पीछे रीजंस क्या हैं? इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो ऑटिज्म का पता नहीं है कि ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें जेनेटिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, इसमें एनवायरनमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। पहले स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम होता था, अब आई थिंक विद द इमर्जेंस ऑफ ये जो स्क्रीन मीडिया ना, सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स और ये जो LEDs वगैरह, इसकी वजह से वो जो हमारी सोशल फैब्रिक्स था वो थोड़ा ब्रेक हो रहा है। तो सोशल सपोर्ट भी उसी हिसाब से अब ज़ाहिर है, पहले एक कमरे में बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे होते थे, अब हर कोई अपने में मोबाइल के साथ बिजी होता है, तो एक दूसरे को उस तरह कम्युनिकेशन भी नहीं रही, और उस तरह बॉन्डिंग भी मे बी उस तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। तो जेनेटिक्स भी बहुत इसमें जेनेटिक्स का रोल है, एनवायरनमेंट का रोल है, और इस पे और स्क्रीन मीडिया का बहुत ज़्यादा इस पे, प्लस एक कम्युनिटी की अवेयरनेस भी बहुत आई है। ये बच्चे पहले होते होंगे, हमारे माशरे में भी बिल्कुल होते होंगे, लेकिन वो ये कि सोसाइटी में अब्जॉर्ब हो जाते थे। वो कोई ऐसे काम एडल्ट हुए तो कोई ऐसे पेशा उन्होंने इख्तियार कर लिया जिसपे ज़्यादा उस तरह के अब कंपटीशन या उस तरह का कंपेटिटिवनेस नहीं जो होती, सोशल इंटरेक्शन नहीं करना पड़ती थी। तो अब चूँकि इसमें कंपटीशन का दौर है, इसमें लोग एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर ये अवेयरनेस पे स्कूल भी प्लस ऐसे स्कूल सिस्टम ऐसे आगे, तो ये कंपटीशन के साथ साथ पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, उसमें बच्चे की रिपोर्टिंग होती है, तो जो बच्चे कम्युनिकेशन इनकी पुअर होती है, सोशलाइजेशन पुअर होती है, वो उनकी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली पुअर होती है, तो जल्दी पिक हो जाते हैं, और इसलिए प्रेवलेंस भी शायद बढ़ रही है। प्लस पेरेंट भी ज़्यादा सेंसिटाइज, पहले ज़माने में बच्चे इवन माँ बाप को ये भी नहीं पता होता था, बच्चा बाप को तो स्पेशली बच्चा कितनी जमात में कौन सी जमात में पढ़ता है, फिजिकली बच्चे को जज करते थे कि फिजिकली ठीक है, मेंटली जो भी है उसको पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है तो पढ़ रहा है, बस ठीक है जी, साल बाद रिजल्ट पूछ लिया कैसा है रिजल्ट, ठीक है जी, अच्छा हुआ, शाबाश शाबाश, चलो अगली क्लास पे चलो। तो सर इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन सी होती है और कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होता है? ये बेसिकली इसकी जो एवरेज जो एज है डायग्नोसिस की, वो बाहर के मुल्कों में भी और यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन अराउंड लाइक 3 to 4 years के दरमियान, 3 to 4 years के दरमियान है। इन पैदाइशी भी होता है ये इसके कुछ ऐसे साइन सिम्टम हैं जो कि हम कह सकते हैं कि अर्ली पीरियड में भी आते हैं, पहले साल भी आते हैं, पहले 6 माह में भी आते हैं, 6 माह से साल में भी आते हैं, और साल से 3 साल की एज में भी आते हैं। ऑटिज्म की एक्चुअल डायग्नोसिस हम बाय द एज ऑफ 3 years से पहले जनरली किसी को लेबल नहीं करते। ठीक है। कुछ फीचर होते हैं जिनको हम रेड फ्लैग कहते हैं, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स को होनी चाहिए, डॉक्टर्स कम्युनिटी पीडियाट्रिशियंस को होनी चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर को तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनका पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, ताकि वो रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि इसको जितनी जल्दी इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को जो बच्चों में, जैसे फ़र्ज़ करें 3 माह का बच्चा, उसकी सोशल स्माइल उसकी आना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो जब वो 6 माह से लेकर 9 साल तक बैबलिंग इस तरह की कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, और 1 साल का बच्चा वो अपने माँ को माँ कहना, मामा बाबा कहना शुरू कर देता है। तो ये सारे, अगर कोई बच्चा 3 मंथ पे सोशलाइजेशन नहीं आ रही और सोशल कम्युनिकेशन 3 मंथ पे माँ को देख के मुस्कुरा नहीं रहा, और उसके बाद वो पॉइंटिंग नहीं कर, लेग पॉइंटिंग नहीं कर रहा, या उसको अगर आवाज़ दी जाए बाय द एज ऑफ, फोकस नहीं कर रहा। कौन कौन सी बच्चे किस तरह की हरकतें करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनकी हरकतों से जान के वो फोकस कर सके कि हमारा बच्चा जो है ना वो ऑटिज्म की तरफ जा रहा है? कि इसमें बेसिकली मैंने जैसे कहा ना कि इट्स अ डिसऑर्डर जो कि बच्चों में उसकी कम्युनिकेशन की इश्यूज होते हैं और सोशलाइजेशन के इशू होते हैं, तो ये बच्चे अलग थलग होते हैं, आप इनको नाम
से बुलाएंगे तो ये आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर इनसे कोई कहे कि वो देखो फ़ैन, या तो ये वो आपकी फॉलो नहीं करते, पॉइंटिंग उनकी नहीं होती। ये अपनी इनकी अलग ही दुनिया होती है, उसी में रह रहे होते हैं। और जनरली इनका फिक्सेटेड इंटरेस्टेड कोई किसी एक खिलौने में या किसी एक एक्टिविटी में या किसी एक ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें टॉयज में या गेम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। उनको बाकी इर्द गिर्द का किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होती। आप उनको बुलाते रहेंगे तो सुनेंगे नहीं, कोई बात कहेंगे तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। या बच्चों में खेल कूद में जिस तरह नॉर्मल बच्चे एक दूसरे को खेल रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं, जैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रही होती है, इन बच्चों में उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो अलग थलग बाकी बच्चों से अलग थलग होते हैं। कोई फिक्स सेट ऑफ बिहेवियर्स नहीं है, मल्टीपल हो सकते हैं। ये मतलब अगर ये जनरली ये आते हैं पीडियाट्रिशियन के पास, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास कि ये बच्चा बोलता नहीं, जनरली यहाँ से शुरू होते हैं। या इसको आवाज़ दें तो पुकारे तो सुनता नहीं है, परवाह नहीं करता, एक कोने में अलग खेलता रहता है। इसको गाड़ी ला के दें तो बजाय गाड़ी को चलाने के बजाय उसके टायरों के साथ खेलता रहता है। तो ये इस तरह के चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में भी मसला होता है उसका। इनमें रिकॉग्नाइज करने में अगर इस मतलब पेन देखें कप होता है, आम बच्चों को पता है इससे पानी पीना है, गिलास पकड़ाया तो उसके पीने के लिए है, पेंसिल पकड़ाया तो पता है इससे लिखना है। अगर किताब पकड़ाएंगे तो बच्चा उस पर स्क्रिबल। इन बच्चों को उनको ये चीज़ को पकड़ा दें, पहले तो उस पर आपकी कमांड फॉलो नहीं, प्लस इनको उसका पर्पस का प्रॉब्लम इशू होता है कि ये किस चीज़ अगर गिलास पानी पीने के लिए तो ये गिलास से खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो ये थोड़े ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, इससे हमें बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स के लिए उनको जल्दी उनको पहचाने, ताकि उनकी देखें ये अगर ऑटिज़म को जितनी जल्दी पिक हो जाए, जितनी जल्दी हम इसको बर वक्त शनाख्त कर लें और उसकी बर वक्त उसकी इंटरवेंशन करें तो इसकी आउटकम बड़ी अच्छी है। जो टाइम गुजरता जाता है तो इसका तशख़ीस करना आसान होता है या मुश्किल होता है? जी इसमें अगर ये अलामात हैं, जैसे मैंने कहा कि बच्चा देर से बोल रहा है या प्रॉपर नहीं बोल रहा, या माँ बाप महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा आम बच्चों से नहीं खेल रहा या इंटरेक्ट उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह उसको दूसरे बच्चे करते हैं, तो अब बेहतर होता है कि अपने डॉक्टर से रब्ता करें और वो फिर डॉक्टर साहब इनको आगे फिर ना डेवलपमेंटल बिहेवियर पीडियाट्रिक्स। ठीक है। तो सर जो आर्टिस्टिक चाइल्ड होते हैं उनको मेडिसिन के ज़रिए क्योर किया जा सकता है या उनको नफ्सियाती तौर पे ही उनकी कोई थेरापीज़ होती हैं कि उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी इनको कोई ऐसी अभी तक सो फार कोई ऐसी मेडिसिन नहीं निकली जो इन बच्चों के लिए हम कह सकें कि मुफीद होती है। थ्योरीज में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और अल्टरनेट मेडिसिन के जो ट्रेंड आ रहे हैं, तो लोग बेशुमार थ्योरीज पेश करते हैं कि ये चीज़ दें, ये चीज़ दें, ये चीज़ ना दें ग़ज़ा में। ये जैसे ग्लूटन का बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ग्लूटन, लेकिन अभी तक थ्योरीज है, कुछ भी FDA अप्रूव्ड नहीं है। तो इसलिए इसके बेसिकली ये इसकी थेरेपीज़ होती हैं जो कि डॉक्टर अपने साथ अलग प्रोफेशनल के साथ एक टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं और उस टीम वर्क में वो फिर पेशेंट को एवेल्युएट करते हैं। एक उसका इमीडिएट गोल्स ऑफ थेरेपी क्या है, मिड टर्म गोल ऑफ थेरेपी क्या आते हैं और अल्टीमेट या लॉन्ग टर्म गोल क्या कहाँ पे लेके जाना है। उस पर वो उसको डायग्नोज करने के बाद उस पर उसके प्लान बनाते हैं। फिर उस पर सेशन होते हैं जो कि स्पीच के सेशन होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सेशन होते हैं और साइकोलॉजिस्ट के सेशन होते हैं और ये सब डॉक्टर और अपनी टीम के साथ करते हैं। और रेगुलरली 3 मंथ के बाद उसको 10 से 12 सेशन हो जाते हैं। तो उनकी केस कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें सक्सेस को देखते हैं, फेलियर्स को देखते हैं। फेलियर्स वालों के लिए कोई ऐसी चीज़ें दोबारा से कुछ करना है या कुछ चीज़ मिस हो गई है, जो चीज़ कम की गई है, उस पर सेशन। तो जनरली ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना एक बच्चे तो ये जो थेरापीज़ हैं ये कितनी सक्सेसफुल हैं? अर्ली इंटरवेंशन में जितना जल्दी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जितना जल्दी रेफर करेंगे, जितना जल्दी तशखीस करेंगे और जितना जल्दी सेशन शुरू होंगे, उसके आउटकम उतनी ही ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ब्रेन बेसिकली ग्रोइंग पीरियड में होता है।
बट ब्रेन ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए उसमें रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रेन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इस पे रेड फ्लैग को ज़रूर हर जनरल प्रैक्टिशनर को और हर पीडियाट्रिशियन को ज़रूर, फैमिली फिजिशियन को ज़रूर इस बारे में पता होना चाहिए। और इस बारे में हम डिफरेंट वर्कशॉप अरेंज करते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ठीक है। और मुख्तलिफ जगहों पे। अब तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ओके। ECD यूनिसेफ के साथ मिलके अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ECD प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ठीक है। हर THQ और DHQ में ये होएंगे। और वहाँ पे जो लेडी हेल्थ वर्कर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को साथ मिलके, तो जो बच्चा वैक्सीनेशन करवाने आता है, हम कहते हैं जो बच्चा 9 महीने की वैक्सीनेशन करवाने आता है, अगर वैक्सीनेशन करवाने आया है, जहाँ पे उसका साथ उसका वेट और हाइट और उसका अच्छा। हाइट ले ली जाए, लेंथ ले ली जाए, ठीक है। सर का साइज नाप लिया जाए, और साथ में 4-5 सवाल उससे पूछ, उसी वैक्सीनेशन कार्ड पे साथ ही 4-5 सवाल पूछ लिए जाए, और वो सवाल को या तो टिक कर दे या क्रॉस कर दे। तो वहीं से ही 9वें महीने और 12वें महीने पे बच्चे का पिक होने शुरू हो जाए, और जिनमें अगर दो आपके फर्ज करें रेड टिक्स हो रहे हैं, तो आप उनको फौरन रेफर कर दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही तफसील से कहा कि नाज़रीन, जैसे कि आज का एपिसोड बहुत ही अहम मुकाबले गौर था कि डॉक्टर साहब ने हमें आगाह किया कि ऑटिज़म जो बच्चों में है, ये जो बीमारी है, ये इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल दाव पे लगाएंगे। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनको अपने बच्चों को, जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो बोल रहे होते हैं, जब वो खा रहे होते हैं, जब वो दोस्तों के साथ डील कर रहे होते हैं, अपने प्लेमेट के साथ, उनको ऑब्जर्व करें और उनका टाइमली जो है ना वो जज करके उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल फॉर मोर यूजफुल हेल्थ फीचर्स।